हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिवा ठाकुर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमें कई सारे कैंडिडेट के कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे थे कि सर अगर हम बीपीओ कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे कितने राउंड्स होंगे, किन सवालों के हमें जवाब देने होंगे, ऐसे क्या हम लोग किस तरीके से जाएँ ताकि हमारा सिलेक्शन 100% ज़रूर हो जाए। और हम साथ में साथ हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जो जॉब सीकर्स ने गलतियां करी हैं। तकरीबन पिछले एक साल में हम लोग 7 या 8 हज़ार लोगों को इंटरव्यू के लिए लाइनअप कराए हैं या फिर हमारे माध्यम से लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं। उन जॉब सीकर्स ने हमें कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया है, कुछ गलतियां बताई हैं जो उन्होंने करी थी, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि वो गलतियों को सुन करके आप वो गलतियां ना करें और अपने करियर में जो समय उन्होंने खोया है वो आप लोग ना खो पाएँ, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी वापस नहीं ला सकते। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा अंत तक देखना। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आए। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या इंटरव्यू के टिप्स हो सकते हैं जिसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अपने सिलेक्शन को और अच्छा और अच्छे तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपके सामने है कुछ कैंडिडेट्स ने जो हमको बताया कि हम सर पिछले 1 साल से 2 साल से नौकरी सर्च कर रहे हैं। हमने पूछा कि आखिर क्या हुआ, आखिर नौकरी आपको आज तक क्यों नहीं मिली, आपने अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने एक बोला, सर हमने अप्लाई किया था, नौकरी मिल भी गई, लेकिन हमने क्या किया, हमने ज्वाइन नहीं किया। हमने पूछा क्यों ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बोला सर सैलरी कम थी, कंपनी हमारे घर के पास नहीं थी, या फिर सर हमने ज्वाइन करना चाहते थे बट हमारे मनपसंद का काम नहीं था, हम दूसरा काम चाहते थे, या फिर कंपनी हमें उस लेवल की नहीं लगी जहाँ पे हम काम कर सकते थे। कुछ लोगों ने बताया सर मेरे दोस्त ने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं किया, अगर वो ज्वाइन करता या करती तो मैं भी ज्वाइन कर लेता। अब इन कैंडिडेट्स ने ये सारे एक्सक्यूज़ दे करके 1 साल या 2 साल अपने जीवन का ख़राब किया, और दोबारा से जब ये हमारे पास आए तो उन्होंने बोला सर मुझको कोई भी नौकरी हो वो दिला दीजिए, क्योंकि आज मेरे पास और ना मेरे परिवार के पास वो समय वो पैसा नहीं है जिसकी वजह से मैं और अपना समय ख़राब कर सकूं। तो ये गलतियां ऐसी हैं जो गलतियां जॉब सीकर्स करते हैं। 4-5 हज़ार लोगों ने तो हमको ये एक्सपीरियंस बताए हैं, ऐसे ना जाने कितने लाखों लोग होंगे जिन्होंने ये गलतियों की वजह से अपना समय खोया है। तो ये गलतियां आपको हम सब इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपना समय ना खराब करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इन गलतियों को देखने के बाद आप वो गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। उसके बाद पहला सवाल है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप कंपनी को अपने बारे में बताना चाहते हैं या कंपनी आपसे आपके बारे में पूछना चाहती है। तो इसके अंदर केवल आपका नाम, आपकी लोकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी लैंग्वेज, और आपने कहीं अगर काम किया है तो उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप उनको बता सकते हैं। ये क्या 4 या 5 चीज़ें ही हैं जो आप इनको बताएंगे। तो कंपनी आपसे ये सवाल इसलिए पूछती है ताकि वो आपके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले ले सके। सेकंड, आप बीपीओ में क्यों आना चाहते हो, बीपीओ क्या है, या बीपीओ से आप क्या समझते हैं, या बीपीओ आपके हिसाब से क्या मायने रखता है। तो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कंपनी अपने कस्टमर्स की देखभाल करने के लिए एक कॉल सेंटर, एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का गठन करती है, बिठाती है, ताकि उनके कस्टमर्स को कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू उनको सर्विस दे सके, जो उनको दिक्कत आती है वो सॉल्यूशन मिल सके। अगर कंपनी सवाल पूछती है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ, या व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, और व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट करियर इन बीपीओ, तो हम सिंपल आंसर बता सकते हैं कि इट इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ इनबाउंड बीपीओ, व्हाट इज़ आउटबाउंड बीपीओ, व्हाट इज़ कॉल सेंटर, या फिर आप इससे क्या समझते हैं, आपके हिसाब से बीपीओ, कॉल सेंटर, इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है। तो इनबाउंड कॉल सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे कस्टमर कॉल करते हैं उसको बोलते हैं इनबाउंड कॉल सेंटर। आउटबाउंड कॉल सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे आप कस्टमर को फ़ोन करके उनकी सर्विस देते हैं, उनके क्वेरी को सॉल्व करते हैं, या फिर और किसी माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको आउटबाउंड कॉल सेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है कि आपके हिसाब से इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में क्या जानते हैं, इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है।
तो इंश्योरेंस एक फिनंशियल सिक्योरिटी है जिसको कोई भी कस्टमर लेता है फिनंशियल लॉसेस होने से बचाने के लिए। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस या कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत होती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो नॉमिनी है या उसका परिवार है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको पैसे लेने के लिए कस्टमर इंश्योरेंस लेते हैं। अगला सवाल पूछ सकते हैं कि लोन क्या होता है, कितने प्रकार के लोन होते हैं, आप कितने प्रकार के लोन जानते हैं, आपके हिसाब से लोन क्या हो सकते हैं। तो लोन एक वो पैसा है जो कि हम बैंक से या थर्ड पार्टी या फिर एक फिनंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब वो किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, जैसे होम लोन हो गया घर खरीदने के लिए, कार लोन हो गया गाड़ी लेने के लिए, बाइक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया और किसी चीज़ की वजह से। तो ये सारे लोन के पार्ट हैं। छठा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ कलेक्शन प्रोसेस, मतलब कलेक्शन क्या है, कलेक्शन आपके हिसाब से आप क्या समझते हो, कलेक्शन आपके हिसाब से क्या होता है। तो कलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे हम कस्टमर से बचा हुआ पैसा वापस मंगवाते हैं। मतलब जो कस्टमर ने पैसा अभी नहीं दिया है लोन लेकर के, उसको वापस लेने के प्रोसेस को कलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अगला सवाल हो सकता है कि ईएमआई क्या होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, आपके हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है या फिर ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है। तो ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये वो पैसा होता है जो कस्टमर लोन लेकर के हर महीने बैंक को या फिर थर्ड पार्टी को पैसा हर महीने उस लोन के अगेंस्ट देता है जो कि उसने लिया था। अगला सवाल होता है कि अगर हम आपको कस्टमर को बोलें कि आप ईएमआई को या फिर पेंडिंग बिल को लो, या फिर आप कस्टमर से कैसे पैसे वसूलोगे, या फिर आप कस्टमर से किस तरीके से पैसे को वापस देने के लिए बोलोगे, तो उसका आंसर सिंपल है कि हम कस्टमर को बताएंगे कि अगर आपने जो पैसा आपने लिया है वो नहीं दिया तो कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी बात, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपने लोन नहीं दिया तो आपका फ्यूचर में आने वाली कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक से आप लोन नहीं ले सकते। चौथी बात, अगर आप पैसा टाइम से नहीं दोगे तो हो सकता है जो आपने पैसा अभी तक दिया है उस पर भी बैंक और पेनल्टी लगा के आपका और अच्छे तरीके से या और किसी तरीके से पैसा ना ले या फिर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोसेस को समझाने के लिए। अगला सवाल हो सकता है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, कंप्यूटर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे शॉर्टकट कीज़, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो कंपनी वाले आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान कि आपको कंप्यूटर आता है। अगर आप हाँ बोलते हैं तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या इनसे क्या क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, या कॉपी का शॉर्टकट कीज़ क्या होता है। अगला सवाल हो सकता है कि हम आपको क्यों हायर करें, कंपनी आपको क्यों हायर करे, या कंपनी आपको अभी क्यों सिलेक्ट करे। तो इसका सिंपल आप आंसर बता सकते हैं कि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी सीख लेता हूँ, या फिर मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। अगला सवाल हो सकता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा कि आपके रिज्यूमे के अंदर एक कैरियर ऑब्जेक्टिव नाम से चीज़ लिखी होती है, 2 या 3 स्टेटमेंट की। कंपनी आपकी इंग्लिश, कंपनी आपकी हिंदी जानने के लिए आपको वो पढ़वा के देखती है कि इसका मतलब पढ़िए पहले इंग्लिश में और फिर आप इसका हिंदी में मतलब बताइए। कई कैंडिडेट को उनके रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, उनका कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता ही नहीं होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव आपके रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब और वो इंग्लिश में कैसे उसको पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो कंपनी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको हायर ना करे या फिर आपका उस प्रोसेस में रिजेक्शन हो जाए। तो क्योंकि कैरियर ऑब्जेक्टिव तो आपके रिज्यूम में लिखा है, मतलब वो आपके कैरियर का ऑब्जेक्टिव है। अगर उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो फिर कंपनी आपको सोचेगी कि आपको पता ही नहीं कि आपको फ्यूचर में क्या जानना है, क्या बनना है। तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रीपेड पोस्टपेड सर्विस क्या होती है, प्रीपेड पोस्टपेड सर्विस से आप क्या समझते हैं। तो प्रीपेड का मतलब होता है पहले हम सर्विस को रिचार्ज करेंगे, उसके बाद में यूज़ करेंगे। जैसे आपने कोई भी कनेक्शन यूज़ करते होंगे या मोबाइल यूज़ करते होंगे, तो पहले उसमें रिचार्ज करवाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। पहले हम सर्विस यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में जो बिल आता है उसकी पेमेंट हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टपेड।
अगला सवाल हो सकता है कि एमएनपी क्या है, आप एमएनपी से क्या समझते हैं, एमएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्ट इन पोर्ट आउट क्या होता है। तो एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये वो सुविधा होती है कि जिससे आप एक नंबर को रखते हुए कोई भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में जा सकते हैं अगर आप पहले सर्विस प्रोवाइडर से, सर्विस से, प्लान से या किसी और चीज़ से खुश नहीं हैं। तो पोर्ट इन का मतलब होता है जहाँ पे आप सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं एयरटेल का सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिलायंस में जाना चाहता हूँ तो मेरे को एयरटेल से रिलायंस में जाने के प्रोसेस को पोर्ट आउट बोलेंगे। अगर रिलायंस से मैं एयरटेल में आना चाहता हूँ तो उसके आने के प्रोसेस को हम पोर्ट इन बोलेंगे। मतलब एक एयरटेल से वोडाफोन में गए तो पोर्ट आउट, वोडाफोन से एयरटेल में आए तो पोर्ट इन। अगला सवाल हो सकता है कि अगर कंपनी आपको टारगेट देगी या फिर कंपनी आपको कोई काम करने के लिए बोलेगी दिन का, तो क्या आप उसे अचीव करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, कंपनी से सवाल पूछ लेते हैं कि टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो सैलरी तो नहीं कटेगी, मेरा सैलरी कितना होगा, मेरी सैलरी फिक्स है कि नहीं है। वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले उसमें अपना एक्नॉलेजमेंट दो कि यस मैं तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी आपसे जानना चाहती है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं, आप कितना फ्लेक्सिबल हैं कंपनी के दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए। तो पहले आप हाँ बोलिए कि मैं रेडी हूँ, उसके बाद अगर कोई सवाल होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे थ्रू जो भी आपको नौकरी मिलेगी वहाँ पे किसी भी तरीके से आपकी सैलरी काटी नहीं जाती है और ना ही कभी जाएगी। तो सैलरी आपकी जो भी हम बता के भेजते हैं या फिर जो भी कंपनी आपको देती है वो फिक्स रहता है। बट ये सवाल भी कंपनी आपको पूछ सकती है, लेकिन फिर भी आपको पहले अपना एक्नॉलेजमेंट देना है, उसके बाद में आप अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आपको आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में या फिर आने वाले 2 महीने में कोई लंबी छुट्टी चाहिए, आपका एग्ज़ाम तो नहीं है या फिर आपकी कोई घर में शादी या फिर आपकी शादी तो नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट गलती करते हैं कि जो चीज़ आने वाले समय में होने वाली है जो अभी फिक्स नहीं है, एग्ज़ाम्पल मेरे भाई की शादी 2 महीने में, 3 महीने में होने वाली है बट फिक्स नहीं है, तो फिर भी हम बताते हैं कि मेरे भाई की शादी या मेरे घर में फंक्शन हुआ तब मैं छुट्टी लूँगा। तो जो फिक्स नहीं है उसको बताने का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप भी कंपनी के मालिक होंगे तो आप भी उन्हीं लोगों को हायर करना चाहते हो जो एटलीस्ट 3 से 6 महीना ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी ना ले। ज्वाइन करने के बाद कोई इमरजेंसी आ गई तो कंपनी तो आपके साथ खड़ी ही होगी, छुट्टी भी मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में इंटरव्यू देते समय ही अगर आप बोलेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं 1 महीने में ही 15 दिन की छुट्टी लूँगा, तो इसका जवाब, इसका इंप्रेशन कंपनी पे क्या पड़ेगा आपको ऑलरेडी पता होगा। अगला सवाल होता है कि अगर कंपनी को कभी ज़रूरत पड़ी आपसे लेट तक काम करवाने की या आपसे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम कराने की, तो क्या आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर रात को 7 बजे तक, 8 बजे तक हम कभी आपसे काम कराएंगे तो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो कंपनी इस सवाल के जरिए जानना चाहती है कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं कंपनी के साथ काम करने के लिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें केवल यही बताना है, यस मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। कोई भी जॉब जो है वो 9 साढ़े 9 घंटे से ऊपर की नहीं होती है। तो आप यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट देख के इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं कंपनी, अगर आप पहले के सारे जवाब दे देते हैं अच्छे तरीके से, क्या आप हमें इमीडिएटली ज्वाइन कर पाएंगे, क्या सिलेक्शन के बाद आप तुरंत ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे कैंडिडेट गलती करते हैं कि मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करूँगा, 3 हफ्ते बाद ज्वाइन करूँगा या मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ। कंपनी आपका इंटरव्यू आज ले रही है क्योंकि उसको आज रिक्वायरमेंट है। अगर आप आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो कंपनी को फ्यूचर में जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा इंटरव्यू लेगी। तो यहाँ पे हमें यस बोलना है अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप जॉब अभी नहीं कर रहे हैं तो। वो बात दूसरी है कि आपको पहली नौकरी कर रहे हो तो छोड़नी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, तो वो दूसरा चैप्टर है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कंपनी चाहती है कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करो। तो इसका आंसर आप केवल यही देना, यस मैं तुरंत ज्वाइन कर सकता हूँ। कई सारे कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होता है जॉब का, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। कई सारे कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है बट कंपनी उन्होंने बिना बताए छोड़ी होती है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी नहीं आया होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूमे में, अपने इंटरव्यू के दौरान बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक्सपीरियंस को डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद
आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे देंगे। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग भी होल्ड पे हो सकती है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेट है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पिछली कंपनी से मिला है तो डिस्क्लोज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन होता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितना सैलरी चाहते हो, आप कितना सैलरी अभी इस जॉब में डिमांड करना चाहते हो या करते हो या कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स है। यहाँ पे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, उन्हें पता है कि कंपनी में, जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे सैलरी क्या है, कंपनी क्या सैलरी दे रही है, बट फिर भी उसके बाद बोलते हैं मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन 15,000 है, 25,000 है, 30,000 है, या उस अमाउंट से ज़्यादा बताते हैं जो सैलरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वो गलत चीज़ है। कंपनी सोचेगी कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो आप वो गलती मत करो। जो आपकी कंपनी सैलरी, जिस डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो, जो ऑफ़र कर रही है, या तो वही अमाउंट बताओ या फिर केवल बताओ मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स है। ये जितने भी सवाल हमने डिस्कस किए हैं, ये सवाल हिंदी में, बंगाली में, उड़िया में, मलयालम में, गुजराती में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर या बीपीओ में अप्लाई किया है तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। इनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, तो आप इनका तैयारी अपने हिसाब से करके जाना, इनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर हमने बताए हैं वही बताएं, ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल हमने पूछे हैं कंपनी वही पूछे, ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपको इसी सीक्वेंस में पूछे जाएं कि पहला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लास्ट का व्हाट इज़ सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये सवाल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो पहले देखें, पहले सवाल सुने, उसके बाद जवाब देना शुरू करें। पहले से तैयारी करके जाएंगे तो चीज़ें आसान हो पाएंगी। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स जो सब कुछ जानने के बाद भी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, मतलब हम रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें उस इंटरव्यू में पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता या हमें जॉब नहीं मिलती। उसके कुछ कारण हैं सब कुछ जानने के बाद। पहला कारण है, हम जब इंटरव्यू देते हैं हमारी आवाज़, हमारा कॉन्फिडेंस सही नहीं होता, या फिर हम उस तरीके से बात नहीं करते जो कि एक कॉन्फिडेंट आदमी बात करता है। तो जब भी आप जवाब दें सवाल का, एचआर के या कंपनी के जवाब के सवाल का, तो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, आपका जो रिज्यूमे है वो एक फ़ाइल में होना चाहिए। आप कई सारे कैंडिडेट रिज्यूम को फोल्ड कर लेते हैं, फिर कंपनी के एचआर के सामने उस फोल्ड को अनफोल्ड करते हैं, गलत इंप्रेशन पड़ता है। रिज्यूमे आपका फेस है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। नंबर थर्ड, कंपनी के एचआर के सवाल को पहले पूरा सुन लो, वो क्या बोल रहा है, उसको बीच में इंटरप्ट मत करो। कई कैंडिडेट सवाल ख़त्म होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, कई कैंडिडेट बीच में एचआर को इंटरप्ट करते हैं, कई कैंडिडेट किसी और का इंटरव्यू चल रहा होता है जाके बीच में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे एटिकेट्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल आदमी को पसंद नहीं आते हैं। तो पहले पूरा सवाल सुनो, फिर जवाब देना शुरू करो, और बीच में किसी को भी मत टोको। अगर आपको बोलते हुए बीच में कोई टोकेगा तो शायद आपको भी गलत लगेगा या सही नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, जब भी इंटरव्यू देने जाएं, आपने तैयारी पूरी कर रखी है, आपने कंपनी के बारे में पढ़ रखा है, सारे सवाल जवाब आपको पता हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपको वहाँ पे हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंटरव्यू प्रोसेस में तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए लोग बैठे होते हैं, या फिर कंपनी का एचआर कहीं और बिज़ी रहता है, इंटरव्यू शुरू नहीं कर रहे होते हैं। तो 3-4 घंटे का समय आप निकाल के जाओ ताकि आप रिलैक्स रहो, आराम से बैठो। 3-4 घंटे में आराम से आप इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। बीच बीच में जाके एचआर से पूछते हैं सर क्या हो गया, वो भी मत करो। 3-4 घंटे का समय है, आराम से 12 बजे भी पहुंचोगे तो 4 बजे तक इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है यूजुअली। तो हड़बड़ी में बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए मत जाइएगा। पॉइंट नंबर 5 इज़, आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक डिसेंट फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, ताकि कंपनी को आपका बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका ड्रेसिंग सेंस देख के लगे कि एक प्रोफेशनल बंदा है। फॉर्मल ड्रेस अगर है तो अच्छी बात है, वरना एक डिसेंट ड्रेस अगर आप पहन के जाएंगे तो अच्छा होगा।
तो ये सारे सवाल, ये सारे टिप्स जो हमने अगर आपसे शेयर किए हैं, ये टिप्स को अगर आप फोकस करोगे, क्वेश्चन आंसर को फोकस करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी इंटरव्यू देने जाओगे उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, वो जो गलतियाँ जॉब सीकर्स ने किया है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो गलती बिल्कुल आप रिपीट मत करना। क्योंकि अगर हम गलती करते हैं, जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं वही, तो हमें भी जवाब और रिज़ल्ट वही मिलेगा जो उनको मिला है। तो हो सकता है कि नौकरी आपकी कम की लगे, आपकी लोकेशन दूर हो, तो पहले पकड़ लेना। एक बार नौकरी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में हमारे आप टच में रहोगे। हमारे पास और कोई नौकरी आएगी तो हम आपको बताएंगे, आप उसमें इंटरव्यू देना, उसमें आगे बढ़ जाना। लेकिन उसी का वेट करते रहना तो मुश्किल होगा। हम लगातार अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नौकरी को अपडेट करते रहेंगे। तो इस जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, एक नीचे लाल बटन होगा उसको दबा लेना, ताकि जो भी आने वाले समय में नौकरी आएगी वो आपको पता लग सके। और ये नौकरी और आने वाली नौकरी कोई भी हो, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना है, किसी तरीके से आपका कोई सैलरी नहीं कटेगा। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, बशर्ते आप भी हमारे साथ लगातार खड़े रहिएगा। इस कोविड सिचुएशन में आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिल के आगे बढ़ेंगे, जीवन आसान होगा। नौकरी तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हाथ में जो नौकरी आए वो पकड़ो, ताकि माता पिता आपके साथ रहें। माता पिता को कुछ पैसे मिलेंगे तो वो भी खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैसेज मैं देना चाहता था वो आपको मिला है, और आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे और जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिलेगी और आप लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।